Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Open TV. अंटार्कटिका दुनिया का लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ ना तो कोई मुल्क है, ना तो कोई हुकूमत है और ना तो कोई इंडिजिनस ट्राइबल लोग हैं जो वहाँ सदियों से रह रहे हों। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है जहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडेस्ट जगह भी है जहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। और अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है। इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसे एज अ डेजर्ट क्लासीफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ सिर्फ 51 mm के अराउंड बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो गिरते ही बर्फ़ बन जाती है। तो देखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश ना करी हो। इस नक्शे को देखिए, फ्रांस कहता है कि अंटार्कटिका का ये वाला हिस्सा फ्रांस का है, नॉर्वे कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, ऑस्ट्रेलिया इस राइट वाले हिस्से पर अपना क्लेम जमाता है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क भी अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम जमाते हैं। तो क्या अंटार्कटिका सही में इन अलग अलग मुल्कों के बीच में बटा हुआ है? आइए आज वीडियो में जानते हैं दिलचस्प जियोपॉलिटिक्स और तारीख अंटार्कटिका की। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. अराउंड 350 BC की बात है कि ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि ज़मीन एक्चुअली में गोल है। ग्रीक उस वक्त में जानते थे कि ज़मीन के नॉर्थ में एक्टिक करके कोई जगह है, उसे ये लोग एक्टोस करके पुकारते थे। ये एक्टोस लफ्ज़ आया था बियर से। आसमान पर जो हमें कॉन्स्टलेशन दिखती हैं, एक द ग्रेट बियर की कॉन्स्टलेशन, तो उस कॉन्स्टलेशन को देखकर इन्होंने एक्टिक का नाम एक्टोस रखा था। अब क्योंकि ये जानते थे कि ज़मीन गोल है तो नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी कुछ होगा, तो इन्होंने सोचा कि जो चीज़ साउथ में है हम उसे नाम देते हैं एंटार्क्टोस। इसका मतलब हुआ स्पोर के ऑपोजिट, एक्टोस का उल्टा, और यहीं से ही इसका नाम निकल कर आया अंटार्कटिका। हालांकि पहली बार इंसानों ने सिर्फ 1890s के अराउंड ही अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम रखा, लेकिन उससे कई सौ साल पहले ही अंटार्कटिका नक्शों में दिखना शुरू हो चुका था। बहुत से एक्सप्लोरर्स ने जब एक्सपीडिशन करी दुनिया भर में तो वो जानते थे कि ज़मीन के साउथ में अगर हम जाएं तो कोई ज़मीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एग्जैक्टली ज़मीन पर है क्या, ये कितनी बड़ी है, कैसी है। इसी रीज़न से फ्रेंच एक्सप्लोरर्स थे, जब उन्होंने ज़मीन का नक्शा बनाया साल 1530 में, उन्होंने अंटार्कटिका को ड्रॉ ज़रूर किया। इस नक्शे को देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्थन हेमिस्फीयर बनाया गया है और राइट साइड पर साउथर्न हेमिस्फीयर बनाया गया है। इस साउथर्न हेमिस्फीयर के बीच में सबसे बड़ी ज़मीन को उन्होंने नाम दिया है टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्नेटा। इसका मतलब बना अननोन साउथर्न लैंड। इसके करीब 200 सालों बाद साल 1773 में ब्रिटिश नावल ऑफिसर जेम्स वो पहले इंसान बन जाते हैं अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में जाने वाले। ये करीब 130 किलोमीटर दूर थे अंटार्कटिका से जब उन्होंने शिप को वापस मोड़ा। हालांकि उन्होंने अंटार्कटिका देखा नहीं, लेकिन उन्होंने आइसबर्ग ज़रूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट पाए गए थे। जब उन्होंने उन पत्थरों को देखा तो उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि हाँ, टेरा ऑस्ट्रेलिस जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और ज़्यादा अंटार्कटिका के करीब जाना इतना डेंजरस था कि उन्होंने फेमसली कहा, आई कैन बी इनफ टू से नो मैन विल एवर वेंचर फर्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड्स विच ले टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। इन्हें इतना यकीन था कि अंटार्कटिका तक कोई पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि जगह इतनी ख़तरनाक है, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, जहाज़ भी आइसबर्ग से टकरा सकते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ इनके करीब 50 साल बाद गलत साबित हो जाते हैं। अब पहली बार अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम किसने रखा, ये चीज़ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि लोग क्लेम करते हैं कि वो पहले इंसान थे। ब्रिटिश मेडिकल कैप्टन जॉन डेविस का मानना था कि वो पहले थे ये करने वाले क्योंकि उनका जहाज़ भटक गया था और वो अंटार्कटिका में चले गए। पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई थी साल 1895 में जब एक नॉर्वेजियन जहाज़ जिसका नाम है अंटार्कटिक था वो इसके किनारे तक पहुँचा। इस जहाज़ में मौजूद लोगों ने एक छोटी सी बोट उतारी जिसमें 6-7 लोग बैठ कर अंटार्कटिक की ज़मीन तक गए। बोट में एक नॉर्वेजियन थे, कार्स्टन साहब, ये कहते हैं कि ये बोट से पहले उतरे थे और उन्होंने कदम रखा था अंटार्कटिका की ज़मीन पर। लेकिन एक न्यूजीलैंड के बंदे थे अलेक्जेंडर, वो कहते हैं वो भी इस बोट में बैठे थे और बोट को ठीक से स्टडी रखने के लिए उन्होंने बोट से उतरे थे। मतलब सेम बोट पर बैठे हुए दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि पहले कौन उतरा और अंटार्कटिका पर पहले कदम किसने रखा था। इसकी एक बड़ी फ़नी सी ड्राइंग भी बनाई गई है कि पीछे से अलेक्जेंडर साहब चुपके से बोट से कूद रहे हैं ताकि ये पहले इंसान बन जाए कदम रखने वाले। बोट में बाकी लोग बैठे बैठे हैरान होकर देख रहे थे कि इसने
ने क्या किया, हम पहले होने वाले थे। इसके बाद 1900 के पहले 10-20 सालों को हेरोइक एरा बुलाया जाने लगा अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि कई सारी एक्सपीडिशन करी गई इस वक्त में जिन्होंने नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करी और कई नई चीज़ें पता लगी हमें अंटार्कटिका के बारे में। हमें पता लगा कि पहली बार प्लांट्स भी उगते हैं इस कॉन्टिनेंट पर जब मोसिस पाए गए अंटार्कटिका में उगते हुए। और इस हेरोइक एरा के बाद शुरू हुआ अंटार्कटिका का कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सी कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। 1908 से 1942 के बीच में 7 अलग अलग मुल्कों ने अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करी इस कॉन्टिनेंट की। ये मुल्क थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। इनके अलावा कई और ऐसे मुल्क थे, जापान, यूएसए, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी जैसे, जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नई एक्सपीडिशन कर रहे थे अंटार्कटिका के पर बिना कोई टेरिटरी क्लेम करे। हिटलर के ज़माने में साल 1939 में जर्मन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन हुई थी, जिसमें ये लोग एरोप्लेन लेकर गए और अंटार्कटिका के कुछ एरियाज़ पर उन्होंने फ़ोटो खींची और एरोप्लेन से मेटल की स्वास्तिका ड्रॉप करी, ये क्लेम करने के लिए कि जहां हमने ये अपना निशान गिरा दिया है, ये एरिया अब नाजी जर्मनी के कंट्रोल में। उस पीरियड में सरप्राइजली यूएसए कोई ज़्यादा एक्टिव मुल्क नहीं था। साल 1924 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस करी अंटार्कटिका के टेरिटरी क्लेम को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क एक्चुअली में डिस्कवरी करता है किसी नई ज़मीन के अंटार्कटिका में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नई ज़मीन है वो उस मुल्क की हो गई। वो ज़मीन उस मुल्क की तभी होगी जब एक्चुअली में कुछ सेटलमेंट उस ज़मीन पर होगी, उस मुल्क के लोग आकर परमानेंटली उस ज़मीन पर रहने लग जाएं, और ऐसा हुआ ही नहीं। अब जैसे अंटार्कटिका पर अलग अलग मुल्क अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसी अलग अलग कंपनीज इंटरनेट पर आपका प्राइवेट डाटा चुराने की कोशिश करती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये सारे मुल्क और स्ट्रॉन्गली फाइट करने लगे एक दूसरे से अंटार्कटिका की ज़मीन हड़पने के लिए। अब जब मैं फ़ाइट क्लब्स इस्तेमाल करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से जंग पर चले गए। मेरा मतलब ये है कि अपने क्लेम्स को और स्ट्रॉन्गली दिखा रहे थे। इन मुल्कों ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन सेटअप किए अंटार्कटिका में, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारा परमानेंट स्टेशन है, यहाँ पर परमानेंटली लोग रहने लगे हैं, रिसर्च काम करने, इसलिए ये हमारी ज़मीन होनी चाहिए। नक्शे में अगर आप देखोगे अंटार्कटिका के कई आइलैंड हैं जो अंटार्कटिका के करीब हैं। ये हर्ड एंड मैकवालिस आइलैंड है। 1947 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टेशन को इन आइलैंड पर लगा दिया। 1953 में ये कैरगोलियन आइलैंड्स हैं, फ्रांस ने अपने परमानेंट बेसिस को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। फिर अगले साल 1954 में ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में मेन आइलैंड अंटार्कटिका तक पहुंच गया और मॉसन स्टेशन बना, जो कि एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के ऊपर था। एक साल बाद अर्जेंटीना ने अपना जनरल स्टेशन बिलग्रानो बनाया, ये भी अंटार्कटिका के आइस शेल्फ के ऊपर फिलशोफर पर था। वैसे अंटार्कटिका पर इतनी बर्फ़ जमी हुई है कि ये बताना मुश्किल है कि कहाँ सिर्फ बर्फ़ है और कहाँ पर बर्फ़ के नीचे एक्चुअली ज़मीन मौजूद है। इसलिए इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका की ज़मीन के बाहर कुछ आइस शेल्फ हैं। इन आइस शेल्फ को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये रिसर्च स्टेशन खड़े करना एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन गई थी मुल्कों की। एक ज़माने में ब्रिटिश, चिलियन और अर्जेंटीना बेसिस इतने करीब थे एक दूसरे के कि ये कहना कि साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए स्टेशन बनाए गए हैं, ये चीज़ साफ साफ पता लग रही थी कि ऐसा नहीं था। ये चीज़ क्लियरली दिख रही थी कि ये इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के लिए स्टेशन बनाया जा रहा है। इन्हीं 3 मुल्कों के अंटार्कटिका पे जो टेरिटरिकल क्लेम्स है वो भी ओवरलैप होते हैं। अंटार्कटिका के आप इस पॉलिटिकल मैप को देखिए, जो ब्लू डॉट्स हैं ये अलग अलग मुल्कों के आज के दिन बेसिस हैं, रिसर्च स्टेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं अंटार्कटिका पर। अब नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड ने जो क्लेम किया है अंटार्कटिका की ज़मीन को, एक बहुत बड़ा क्लियर है कि ये कौन सी ज़मीन को क्लेम करते हैं और एक दूसरे के साथ इनका कुछ ओवरलैप नहीं होता। लेकिन नक्शे के लेफ्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चिली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना ने जो क्लेम किया है ये एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। चिली की क्लेम के अंदर ब्रिटिश और अर्जेंटीना के क्लेम भी मौजूद है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी अंटार्कटिका पर रिसर्च करने के लिए, जिसमें अलग अलग मुल्कों के साइंटिस्ट साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि हर साल करीब 4500 साइंटिस्ट अंटार्कटिका जाते हैं काम करने के लिए और अलग अलग मुल्कों के साइंटिस्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन देखी गई है। कई मुल्क ये बात करते हैं कि अंटार्कटिका के आसपास जो पानी मौजूद है, जो ओशन का एरिया मौजूद है, वहाँ पर भी एक नई ट्रीटी बनाई जानी चाहिए इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कि वहाँ पर ओवर फिशिंग ना की जा सके, कोई इलीगली आ ना सके और वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया बन जाए। अगर टूरिज़म के तौर पर टूरिस्ट ब्रिटिश के स्टेशन पर जाएं अंटार्कटिका में, पोर्ट टोक्यो जिसका नाम है, तो वहाँ पर टूरिस्ट एक्चुअली में अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा सकते हैं। चिली और अर्जेंटीना की टेरिटरीज में भी टूरिस्ट जाकर अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा सकते हैं।
यहाँ पर आपका क्या कहना है? अंटार्कटिका का क्या फ्यूचर होना चाहिए? क्या इसी तरीके से चीज़ें चलती रहनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.